तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बड़ी खबर बता दें, मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। पंचर होने की वजह से सड़क किनारे खड़ी कार को दूसरी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा आगरा से नोएडा की तरफ जाते वक्त हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। महावन थाना इलाके के माइलस्टोन 118 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद दोनों की पत्नियों के बीच टशन बढ़ गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता और जैनब के बीच 2 करोड़ की एक लग्जरी कार की वजह से दूरी बढ़ गई है। अतीक अहमद के 2017 में जेल जाने के बाद अशरफ ने कारोबार संभाल लिया था। अतीक के फाइनेंसर खालिद जफर ने 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत की लैंड रोवर कार अशरफ को गिफ्ट दी थी, जिससे अशरफ की पत्नी जैनब चलती थी, जबकि शाइस्ता कम कीमत की गाड़ी से चलती थी। अशरफ की पत्नी जैनब की लाइफस्टाइल और लग्जरी गाड़ियों को देखकर अतीक की पत्नी शाइस्ता ने कई बार टोका था, जिस पर परिवार में बखेड़ा भी हुआ था। लग्जरी कार देने वाला फाइनेंसर खालिद जफर, अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा तीनों ही फरार चल रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत जब अतीक और अशरफ के खिलाफ कार्रवाई हुई, तब भी अशरफ की लैंड रोवर कार कुर्क नहीं की गई। इसी लग्जरी कार को लेकर देवरानी और जेठानी में टशन शुरू हो गई थी। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है और उमेश पाल शूटआउट केस के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार ये बात पहले भी सामने आई थी कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी अशरफ की पत्नी जैनब के बीच संपत्ति को लेकर रार मची हुई है। दोनों के बीच जो है ठन गई है, लेकिन नया खुलासा हुआ है कि 2 करोड़ की एक लैंड रोवर कार है, जिसको लेकर देवरानी और जेठानी आमने सामने आ गई थी और यह भी दोनों के बीच तल्खी की और टशन की एक बड़ी वजह थी। दरअसल यह कार अशरफ को उसके फाइनेंसर खालिद जफर ने दिया था और इस कार से ही जैनब चलती थी, जिसको लेकर कई बार शाइस्ता ने टोका टोकी की थी और इसी को लेकर जो उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल थी जैनब को, वो अच्छी नहीं लगती थी शाइस्ता को और इसके बीच इसी बात को लेकर दोनों के बीच टसन बढ़ी थी। और ये माना जा रहा है कि इस कार को जब गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक और अशरफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद भी इसको जब्त नहीं किया गया और ये कार कहाँ है किसी को पता नहीं है। और इसके साथ ही साथ जो खालिद जफर है, जो फाइनेंसर है, वो भी फरार है फिलहाल और जैनब और शाइस्ता भी फरार है। लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि शाइस्ता और जैनब के बीच लगातार संपत्तियों के साथ ही साथ यह कार भी टसन की वजह बनी हुई है। जी ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब क्या दोनों ही कार पर दावा ठोकती हुए नजर आ रही हैं और कार के बारे में अब तक कोई जानकारी हाथ लगी है क्या? देखिए, अब ये मामला सामने आया है, कार के बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर कार कहाँ है। दरअसल उमेश पाल के शूटआउट के बाद अतीक अहमद के लखनऊ के महानगर स्थित फ्लैट पर 2 गाड़ियां बरामद हुई थी, लेकिन उसमें यह लैंड रोवर कार नहीं थी। वहां पर असद था और असद के मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड वहां से मिले थे, लेकिन अभी तक इस कार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि यह 2 करोड़ की जो लग्जरी कार थी लैंड रोवर, यह देवरानी और जेठानी के बीच टसन की बड़ी वजह है और अब पुलिस इस कार की तलाश में भी जुट गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, एसएचओ बादलपुर रविंद्र कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। लूट की घटना के बाद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। 2 दिन पहले हुई थी 4 लाख रुपए की लूट। हथियार के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने 4 लाख रुपए से ज्यादा रुपए की लूट का मामला और खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लूट की घटना के बाद सीपी का ये बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। एसएचओ बादलपुर को लेकर ये बड़ी खबर, 2 दिन पहले ही 4 लाख की लूट हुई थी, तो एसएचओ बादलपुर रविंद्र कुमार सस्पेंड कर दिए गए। लूट की घटना के बाद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का ये बड़ा एक्शन।
तो ये बड़ी खबर, हथियार के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने 4 लाख रुपए से ज्यादा रुपए की लूट कर ली थी और खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया। तो लूट की घटना के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज पार्टी की बड़ी मीटिंग बुलाई है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग होगी और इस बैठक में बीएसपी के सभी मंडल और जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया है। आगामी रणनीति को लेकर मायावती दिशा निर्देश इस मीटिंग में देंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 10:30 बजे अब से कुछ ही देर में ये मीटिंग बीएसपी की शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ये महत्वपूर्ण मीटिंग और बीएसपी 2024 की रणनीति बनाती हुई भी नजर आ रही है और उसी रणनीति पर बातचीत चर्चा इस मीटिंग में की जाएगी। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में बीएसपी की मीटिंग होगी। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए 24 की बीएसपी के लिए ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती मीटिंग लेंगी। इस मीटिंग में मंडल के और जिलों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, मंडल के प्रभारियों को बुलाया गया है और तकरीबन 150 लोग जो हैं पदाधिकारी वो प्रदेश भर से आज की मीटिंग में शामिल होंगे। 2 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिन पर आज की बैठक केंद्रित रहेगी। सबसे पहला जो एजेंडा है वो ये है कि पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए जो कवायदे चल रही थी उन पर कितना काम किया है पार्टी के पदाधिकारियों ने, वो अपना रिपोर्ट कार्ड बसपा सुप्रीमो के सामने रखेंगे। इसके अलावा दूसरी बात जो है वो ये है कि जो प्रत्याशियों का चयन होना है उसको लेकर के किस तरीके से बारीक नजर रखी जाए, फीडबैक इन पदाधिकारियों से लिया जाएगा क्योंकि पिछले चुनाव में बसपा के पास 10 सांसद थे। उन सांसदों को टिकट दोबारा दिए जाएं या नए प्रत्याशियों को उतारा जाए या जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं उनको लेकर के जो है वो क्या फीडबैक है, क्या क्या उनका रिस्पांस है, उन तमाम चीजों को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो आज की मीटिंग में चर्चा करेंगी। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनावों में जो बसपा का परफॉर्मेंस रहा था वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, तो वो परफॉर्मेंस भी कैसे सुधर सके उस पर भी जो है वो काम होना है। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर किस तरह लोकसभा के चुनाव पर काम होना है वो आज की मीटिंग में महत्वपूर्ण एजेंडे के तौर पर देखा जाएगा। सभी पदाधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। मायावती 10:30 बजे आज की बैठक करेंगी। जी, अब तक इस मीटिंग में कौन कौन पहुंच चुका है, आपकी उनसे अगर बातचीत हो पाई हो? और देखिए, चूंकि बसपा में किसी भी पदाधिकारी को बहन जी के कार्यक्रम से पहले बोलने की कोई इजाजत नहीं होती। हालांकि जो सभी पदाधिकारी हैं वो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं क्योंकि टाइम शेड्यूल बसपा में बहुत जो है प्रीशियस होता है। 10:30 का मतलब 10:30 होता है। सभी लोगों को 10 बजे तक आ जाना होता है, उनकी कुर्सियां सुनिश्चित होती हैं, वो वहां पर आकर बैठ जाते हैं। फिलहाल लखनऊ के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो तमाम मंडलों के अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, जो तमाम जिम्मेदारान हैं वो पहुंचे हुए। चूंकि बसपा में संगठन पर बड़ा फोकस रहता है, लिहाजा संगठन के सभी पदाधिकारी जो है वो आज के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, आज की मीटिंग पहुंच चुके हैं। और बसपा सुप्रीमो 10:30 बजे जब मीटिंग की शुरुआत करेंगी तो निश्चित तौर पर 24 के आम लोकसभा चुनावों से पहले क्या तैयारियां हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप शबाब नजर बनाए रखेगा इस मीटिंग पर, तमाम अपडेट्स जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कुछ हाजी काबा में कुछ बुदबुदा रहे हैं, जिसको लेकर मोहसिन रजा ने इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 2-3 दिन पहले से ये वीडियो वायरल हो रहा था, तो मैंने आज अपने एक मित्र हैं हमारे जो साउथ में रहते हैं उनको मैंने इसको फॉरवर्ड किया, उनसे पूछा कि इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि इसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किस भाषा में बोल रहे हैं लोग। तो उन्होंने बताया कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये तमिल भाषा में बोल रहे हैं और खास तौर से वो बद्दुआ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की और आरएसएस के लोगों के लिए कि ये नेस्त नाबूद हो जाएं। तो पहली चीज तो बड़े शर्म की बात है कि ये कौन से मुसलमान हैं जो काबे जैसी जगह पर, जहां हम सब जाते हैं हज करने के लिए, तो एक दूसरे से मादरत करके जाते हैं, माफी मांग कर जाते हैं कि कोई अनजाने में गलती अगर हो गई हो तो उसको दरगुजर कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, कि ताकि हम वहां पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। और वहां पर जाकर इस तरह से काम करना, इससे साफ तौर पर यह बात है कि ये देश विरोधी कोई शक्तियां हैं जिनके साथ जुड़े हुए ये लोग हैं। ये इसके पीछे एक साजिश नजर आ रही है। इसलिए हमने भारत सरकार और गृह मंत्रालय से मांग की है कि इसकी जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।